बच्चों, भूगोल की इस तासिका में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। पिछली तासिका में हमने पाठ क्रमांक 4 जलवायु है ना, इस पाठ के अध्ययन की हमने शुरुआत की थी और इस पाठ के अध्ययन के दौरान हमने जानने की कोशिश की कि भारत में किस प्रकार की जलवायु है और ब्राजील में है ना, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हमें करना है। तो पिछली तासिका में हमने काफी अच्छी तरह से भारत की जलवायु किस प्रकार की है इसकी जानकारी हमने हासिल की। तो आज की इस तासिका में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ब्राजील की जलवायु किस प्रकार की है। तो चलिए देखते हैं ब्राजील की जलवायु। सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, मानचित्र है ना, ब्राजील और भारत। फिर से एक बार हम ब्राजील का मानचित्र और भारत दोनों देशों की हमें क्या करनी है, जलवायु की तुलना करनी है। तो आइए चलते हैं अपने मानचित्र की ओर। सबसे पहले मानचित्र का निरीक्षण करते वक्त हम कहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले नाम, मानचित्र का नाम ब्राजील। क्या दर्शा रहा है ये मानचित्र, वार्षिक औसत वर्षा एवं तापमान दर्शा रहा है। ये मानचित्र क्या दर्शा रहा है हमें, ब्राजील का वार्षिक वर्षा एवं तापमान कितना रहता है। फिर इसके बाद सूची की तरफ आते हम लोग। सूची हमें क्या दर्शा रही है कि यहाँ पे वर्षा साल भर में कितनी वर्षा होती है, उसके बाद तापमान ब्राजील का और प्रमुख हवाएं है ना, जो हम देख पा रहे कि ये कौन सी दिशा से आती है ये सारी हवाएं। तो एक बार फिर से इसे देखोगे आप लोग। सबसे कम वर्षा कितनी है, 500 मिलीमीटर, और ज्यादा से ज्यादा कितनी वर्षा होती है, 3000 मिलीमीटर वर्षा। उसके बाद तापमान कितना दर्शा रहा है, 18 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद ये प्रमुख हवाएं जो कौन सी दिशा से आती है, इसका हमने अध्ययन किया। अभी चलते हैं आगे और उसके बाद फिर से एक बार मानचित्र का निरीक्षण करेंगे, है ना। विषुववृत्त, ब्राजील के बीच में से भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है, इसकी जानकारी भी आप हासिल करोगे। चलिए अब चलते हैं आगे। उसके बाद है ब्राजील का हवामान। ये कौन सा मानचित्र है, हम यहाँ पर ब्राजील के सारे राज्य देख पा रहे हैं। इसे भी आप आराम से देखोगे, यहाँ पे कौन सी दिशा में अपने को एरो दिख रहा, उसका भी आप निरीक्षण करोगे। उसके बाद विषुववृत्त रेखा भी हम देख पा रहे, जो कहाँ से गुजर रही है उसका भी हम अध्ययन करेंगे। अभी किसी देश या भूप्रदेश के जलवायु पर प्रभाव डालने वाली घटकों में महत्वपूर्ण घटक है अक्षांशीय विस्तार। सबसे पहला वाला जो अपना मानचित्र था उसका हमने अध्ययन किए थे कि ब्राजील का स्थान और विस्तार है ना, वहां से हमने जानकारी हासिल की थी कि ब्राजील का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो फिर से देखते एक बार कि किसी देश या भूप्रदेश के जलवायु पर प्रभाव डालने वाली घटकों में महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है, उस देश का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार, जिस देश का या भूप्रदेश का अक्षांशीय विस्तार अधिक होता है ना, अक्षांशीय विस्तार कैसा है, अधिक होता है, वहां के जलवायु में क्या पाया जाता है, जलवायु में विविधता पाई जाती है। ब्राजील के बारे में सोचा जाए तो ब्राजील का अक्षांशीय विस्तार अधिक होने के कारण ब्राजील के जलवायु में विविधता पाई जाती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ब्राजील के जलवायु में विविधता क्यों पाई जाती है, तो क्या बताएंगे आप, बराबर कि ब्राजील का अक्षांशीय विस्तार कैसा है, अधिक है, इसलिए ब्राजील के जलवायु में विविधता पाई जाती है। भूमध्य रेखा के पास उष्ण तो मकर रेखा के दक्षिण में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, बराबर है।
यहाँ पे ब्राजील में से भूमध्य रेखा गुजरती है और उसके बाद मकर रेखा, और भारत से कौन सा, भारत में कर्कवृत्त है ना, उसी प्रकार ब्राजील में भूमध्य रेखा है और उसी प्रकार मकर रेखा भी है। तो भूमध्य रेखा और मकर रेखा मानचित्र में अच्छी तरह से देख पाते हो। अभी चलते हैं आगे। यहाँ पे कौन सा महासागर है, ब्राजील अटलांटिक महासागर, बराबर है। फिर इसके बाद वही है बच्चा अपन ने जिसका अध्ययन करे अभी, ब्राजील का वर्षा। ब्राजील की उत्तर तथा पूर्वी दिशा में अटलांटिक महासागर है। आप यहाँ पे काफी अच्छे से देख पा रहे हो कि ब्राजील की उत्तर और पूर्वी दिशा में क्या है, अटलांटिक महासागर है। दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिशा से आने वाली पूर्वी हवाओं से देश में वर्षा होती है। हम ये भी देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना, कि कौन सी दिशा से, दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिशा से आने वाली पूर्वी हवाओं से देश में वर्षा होती है। ये वाला मानचित्र है ब्राजील प्राकृतिक, है ना, ये अभी हमने देखा था, इसे फिर से एक बार हम देखेंगे कि ब्राजील की उच्च भूमि का कुछ भाग उत्तर के तट तक है। अभी उच्च भूमि कहाँ पर है, इसीलिए हमने ब्राजील की प्राकृतिक रचना और भारत की प्राकृतिक रचना इसका काफी अच्छे से अध्ययन किया था, ताकि आपको अभी फट से समझ में आ जाए कि ब्राजील की उच्च भूमि, है ना, ब्राजील की उच्च भूमि का कुछ भाग उत्तर के तट तक है। अटलांटिक सागर से आने वाली हवाओं को विशाल कगार अवरोध पैदा करते हैं। कहाँ से आने वाली हवाओं को, जो अटलांटिक महासागर से जो हवाएं आती है उसे अवरोध कौन पैदा करता है, विशाल कगार। हमने भारत का जब जलवायु का अध्ययन सीखे तब हमने क्या सीखे थे कि हिमालय अवरोध पैदा करता था। अब ब्राजील में कौन कर रहा है, विशाल कगार ये अवरोध पैदा कर रहा है। इसीलिए तटीय भाग में वर्षा अधिक होती है। उच्च भूमि के परे इन अवरोधी हवाओं का प्रभाव कम हो जाता है। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं विशाल कगार, है ना। अब यहाँ फिर से एक बार देखते हैं, उच्च भूमि के परे मतलब उच्च भूमि के बाद इन अवरोधी हवाओं का प्रभाव क्या होते जा रहा है, अभी प्रभाव कम हो जाता है। इसीलिए यहाँ अत्यल्प वर्षा होती है। ब्राजील में यह वृष्टि छाया का प्रदेश पूर्वोत्तर दिशा में पाया जाता है। इस शुष्क प्रदेश को अनावृष्टि चतुर्भुज के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर वर्षा क्या होती है, कम, है ना, जहाँ पे वर्षा कम। हम यहाँ पर भी देख पा रहे हैं लाइट येलो कलर की, जहाँ पे वर्षा कितनी है, सबसे कम 500। तो ये प्रदेश कौन सा है, यहाँ वाला, है ना, हम देख पा रहे हैं येलो कलर। तो ये वाले प्रदेश को क्या कहते हैं, अनावृष्टि चतुर्भुज। इस शुष्क प्रदेश को अनावृष्टि चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है, बराबर है। और ये है विशाल कगार, जिसको ये क्या हो रही है, ये सारी हवाएं इसको प्रतिरोध कर रही है विशाल कगार पर। ब्राजील का तापमान। तापमान के संदर्भ में ब्राजील का उत्तरी प्रदेश उष्ण है। कौन सी दिशा में, ब्राजील का जो उत्तरी प्रदेश है वो कैसा है, उष्ण है। ब्राजील का उत्तरी प्रदेश उष्ण क्यों है, अगर ऐसा पूछा जाए तो आप क्या बताओगे कि उत्तर दिशा से भूमध्य रेखा गुजरती है, इसी वजह से ब्राजील का उत्तरी प्रदेश कैसा है, उष्ण है। इसे आप फिर से देखोगे कि ब्राजील का उत्तरी प्रदेश उष्ण है। तो ये क्यों उष्ण है, तो उत्तर दिशा से भूमध्य रेखा गुजरती है, इसलिए ब्राजील का उत्तरी प्रदेश उष्ण है। ब्राजील की दक्षिण दिशा में से मकरवृत्त रेखा गुजरने से यह प्रदेश कैसा है, समशीतोष्ण है। मकरवृत्त कहाँ से गुजर रहा है, दक्षिण दिशा से, और भूमध्य रेखा उत्तर दिशा से।
ब्राजील के दक्षिण दिशा में से मकर उत्तर रेखा गुजरने से यह प्रदेश समशीतोष्ण है। इसमें ऋतु अनुसार विविधता पाई जाती है। ब्राजील के तटीय भाग में भूमध्य रेखा के पास, जो ब्राजील का तटीय प्रदेश है ना, साइड वाला, ब्राजील के तटीय भाग में भूमध्य रेखा के पास, ये है हमारी भूमध्य रेखा और ये है सारा तटीय प्रदेश। तो यहाँ पर ब्राजील के तटीय भाग में और भूमध्य रेखा के पास तापमान में कुछ अधिक अंतर नहीं पाया जाता है। ब्राजील के तटीय भाग में हवाओं के ऊर्ध्व दिशा में वहन अंतर उष्णकटिबंधीय एकत्रीकरण विभाग क्षीण होने के कारण चक्रवात कभी कभी ही निर्माण होते हैं। यहाँ पर चक्रवात निर्माण नहीं होते हैं। ब्राजील देश का अधिकांश भाग उष्णकटिबंध में आता है। ये भी इम्पोर्टेंट कि ब्राजील का ज्यादा से ज्यादा भाग कौन से कटिबंध में आता है, तो उष्णकटिबंध में। देश के उत्तरी भाग से भूमध्य रेखा गुजरती है। इस भाग में हवा का तापमान अधिक होता है। अभी देखते हैं पर्जन्य ना, ब्राजील का पर्जन्यमान। अमेज़न के मैदान में औसत तापमान कितना होता है, 25 डिग्री से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक होता है और उच्च भूमि के प्रदेश में मौसम ठंडा होता है। मतलब यहाँ पे तापमान कितना है, 25 डिग्री से लेकर 28 डिग्री तक। सागर की निकटता के कारण तटीय प्रदेश में जलवायु सौम्य एवं आर्द्र होता है। जो ब्राजील का तटीय प्रदेश है वहां पर जलवायु किस प्रकार होता है, सौम्य एवं आर्द्र होता है। अमेज़न की घाटी में करीब 2000 मिलीमीटर वर्षा होती है। दक्षिण पूर्वी तट पर 1000 से 1200 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। जो हम इस मानचित्र में देख पा रहे, अमेज़न की घाटी कितना है, 2000, और दक्षिण पूर्वी तट पर 1000 से लेकर 1200 तक। तो ये हम सूची में देख पाते कि 2000 वर्षा जो है वो वाला प्रदेश हम कहाँ देख पाते हैं। उसी प्रकार 2000 से लेकर कितना है, 2000 मिलीमीटर से लेकर, है ना, 1000 से 1200, ये हम पूरा सूची में देख पाते हैं। और एक एक पार्ट को हम फिर मानचित्र में अच्छे से देखेंगे कि सबसे ज्यादा बारिश वर्षा ब्राजील में कहाँ होती है, जहाँ पे हम डार्क ब्लू कलर देख पा रहे हैं ना। सबसे कम वर्षा जहाँ पर हम देख पाते हैं कौन सा कलर है, लाइट येलो कलर, यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है ब्राजील में। तो आज की इस तासिका में आपने ब्राजील की जलवायु का काफी अच्छे से अध्ययन किया है ना। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि ब्राजील की जलवायु आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। आप ये वीडियो का अध्ययन आराम से एक बार अच्छे से करोगे और सारे जो लिखित स्वरूप के नोट्स आपको मिले हैं वो सारे आप अपने प्रैक्टिकल नोटबुक में लिख कर रखोगे और साइड में मानचित्र भी आपको निकालना है। धन्यवाद।